त्रासदी देखते ही देखते एंटरटेनमेंट बन गई। और आपको पता है ये सब कितनी तेजी से हुआ? जिस ड्रम में लाश मिली थी उसके मिलने के 12 घंटे के अंदर, जी हां, 12 घंटे से भी कम समय में यह ब्लू ड्रम एक वायरल सेंसेशन बन चुका था। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है एक बेहद भयानक जुर्म की, जो रातों रात इंटरनेट पर मजाक का, एंटरटेनमेंट का एक जरिया बन गई। और ये जो लाइन है ना, हम अब शायद शोक नहीं मनाते, हम मुद्रीकरण करते हैं, असल में यही लाइन इस पूरी बातचीत की, इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या इस डिजिटल दुनिया में हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं, वो कहीं खो सी गई हैं। तो कहानी शुरू होती है मार्च 2025 से। जगह है मेरठ, भारत। यहां एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सोचिए, एक ऐसी घटना जो किसी भी परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। लेकिन हुआ क्या? कुछ ही घंटों के अंदर इस भयानक त्रासदी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये इंटरनेट का लेटेस्ट डार्क जोक बन गई। अब सवाल यह है कि इतना घिनौना अपराध एक मीम कैसे बन सकता है? और यही जो विरोधाभास है ना, यही आज हमारी पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर यह अपराध था क्या और कितना भयानक था। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो यह साफ पता चलता है कि यह सब कुछ कितना प्लान करके किया गया था। देखिए, 4 मार्च को सौरभ राजपूत को नशीला पदार्थ देकर मार दिया जाता है। अगले ही दिन 5 मार्च को उसके शरीर के टुकड़े करके उसे सीमेंट के साथ एक ड्रम में बंद कर दिया जाता है। और फिर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, इसके ठीक बाद आरोपी हिमाचल प्रदेश में छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं। सोचिए कितनी ठंडक, कितनी क्रूरता होगी उनमें। तो इस पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो 3 हैं। पहले हैं पीड़ित सौरभ राजपूत, जो 29 साल के थे और एक पूर्व मर्चेंट नेवी ऑफिसर। फिर हैं आरोपी, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी, 27 साल की। और उनके साथ हैं साहिल शुक्ला, जो मुस्कान का प्रेमी था, वो भी 27 साल का। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो हत्या की जो क्रूरता थी वो सबके सामने आ गई। पता चला कि शव के 15 टुकड़े किए गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिल पर 3 बार चाकू से वार किया गया था। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह एक बर्बरता थी। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मकसद की एक अजीब सी खिचड़ी सामने आई। यह सिर्फ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला नहीं था, इसमें पैसे का लालच भी था। लगभग 6 लाख रुपए का ट्रांसफर हुआ था। फिर था साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, मतलब दिमागी तौर पे किसी को कंट्रोल करना। और तो और इसमें काले जादू जैसी चीजों का भी जिक्र आया। अब ये जो दिमागी खेल चल रहा था उसका लेवल सोचकर भी हैरानी होती है। मुस्कान ने क्या किया? उसने अपने प्रेमी साहिल की मरी हुई मां के नाम से एक नकली स्नैपचैट अकाउंट बनाया। और क्योंकि साहिल थोड़ा अंधविश्वासी था तो उसे यकीन दिला दिया कि उसकी अपनी मरी हुई मां चाहती है कि यह हत्या हो। इसी अकाउंट से एक मैसेज भेजा गया था, उसकी किस्मत में मुस्कान के हाथों मरना लिखा है। मतलब मैनिपुलेशन का एक अलग ही लेवल था ये। और जैसा मैंने पहले बताया, हत्या करने के ठीक बाद ये दोनों पहाड़ों में छुट्टियां मनाने चले गए। और इस दौरान वो लगातार सौरभ के ही फोन से उसके परिवार वालों को मैसेज भेज रहे थे। क्यों? ताकि सबको यही लगे कि सौरभ जिंदा है और ठीक है। ये दिखाता है कि वो कितने शातिर और क्रूर थे। तो ये तो थी अपराध की कहानी। अब आते हैं इसके दूसरे और शायद ज्यादा परेशान करने वाले पहलू पर, कि कैसे एक हत्या का हथियार एक मीम में तब्दील हो गया। यहां असल में 2 दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं। एक तरफ है हकीकत, एक आदमी को नशीला पदार्थ दिया जाता है, उसे चाकू से मारा जाता है, उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और उसका परिवार जिंदगी भर के लिए शोक में डूब जाता है। और दूसरी तरफ है मीम वाली दुनिया, जहां ब्लू ड्रम एक वायरल हैशटैग बन जाता है और सोशल मीडिया पर डार्क ह्यूमर वाले वीडियो और पोस्ट्स की बाढ़ आ जाती है। एक त्रासदी देखते ही देखते एंटरटेनमेंट बन गई। और आपको पता है यह सब कितनी तेजी से हुआ? जिस ड्रम में लाश मिली थी उसके मिलने के 12 घंटे के अंदर, जी हां, 12 घंटे से भी कम समय में यह ब्लू ड्रम एक वायरल सेंसेशन बन चुका था। यह हमारी डिजिटल दुनिया की रफ्तार को दिखाता है, जहां किसी त्रासदी पर ठीक से शोक मनाने का भी वक्त नहीं मिलता। और ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली बार हुआ हो। यह एक परेशान करने वाला पैटर्न है जो हम बार बार देख रहे हैं। याद है डेप वर्सेस हर्ट का ट्रायल? कैसे घरेलू हिंसा की गंभीर गवाही को मजाकिया टिकटॉक्स में बदल दिया गया।
या फिर नेटफ्लिक्स की डैमर सीरीज, जिसमें एक सीरियल किलर के अपराधों को रोमांटिक बना दिया गया, और वो ऑस्कर वाला थप्पड़, एक हिंसक घटना जो पल भर में एक मजाक बन गई। मनोविज्ञान में इसके लिए एक शब्द है, कंपैशन फटीग, या करुणा की थकान। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि जब हम बार बार लगातार दर्दनाक और परेशान करने वाली घटनाओं को देखते या सुनते हैं, तो धीरे धीरे हमारी सहानुभूति रखने की, दर्द महसूस करने की क्षमता कम होने लगती है। हम एक तरह से सुन्न हो जाते हैं। तो अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के कंटेंट को इजाजत मिलती ही क्यों है? कि हमारे कानून इस बारे में कुछ नहीं कहते? किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी को एक पब्लिक तमाशा बनाने पर क्या कोई रोक टोक नहीं है? और सच तो यह है कि हमारे मौजूदा डिजिटल कानून इस तरह की चीजों से निपटने के लिए बने ही नहीं है। जैसे हमारा जो आईटी एक्ट है, वो अश्लील या सेक्सुअल कंटेंट पर तो रोक लगाता है, लेकिन हिंसक मीम्स पर कुछ नहीं कहता। मानहानि के कानून हैं, लेकिन जब मीम बनाने वाला गुमनाम हो तो किस पर केस करेंगे? और जो राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार है, वो भी किसी मृत व्यक्ति पर कैसे लागू हो, इसका कोई साफ नियम नहीं है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा कानूनी गैप है यहां। तो ठीक है, अगर मौजूदा कानून काफी नहीं है, तो फिर इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? इसके लिए एक मल्टी स्टेप अप्रोच अपनाने की जरूरत है। यहां बदलाव के लिए एक फ्रेमवर्क सुझाया गया है। इसमें 4 बड़े कदम हैं। पहला, मरणोपरांत गोपनीयता अधिकार बनाना, मतलब किसी की मृत्यु के बाद भी उनके परिवार को यह हक हो कि वो अपमानजनक कंटेंट हटवा सकें। दूसरा, सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार बनाना, उनके लिए ऐसे नियम हो कि पीड़ितों के परिवार की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लिया जाए। तीसरा और बहुत जरूरी, स्कूलों के सिलेबस में डिजिटल एथिक्स यानी डिजिटल दुनिया में सही गलत की समझ को शामिल करना। और चौथा, इस तरह की वायरल हिंसा को एक पब्लिक हेल्थ इशू की तरह देखना। ये कुछ ठोस कदम हैं जो हमें एक बेहतर और ज्यादा जिम्मेदार डिजिटल समाज बनाने में मदद कर सकते हैं। आखिर में पूरी बात बस इन 2 लाइनों में सिमट जाती है कि त्रासदी ट्रेंड बन जाती है और दर्द एक पंचलाइन बन जाता है। और ये सिर्फ एक कही सुनी बात नहीं है, ये एक चेतावनी है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब किसी का दर्द, किसी का दुख एक मजाक या पंचलाइन बन जाए, तो असल में हमने खोया क्या है? ये सवाल सिर्फ एक मीम या एक वायरल ट्रेंड का नहीं है। ये सवाल हमारी इंसानियत का है, हमारी साझा मानवता के भविष्य का है।